हेलो फ्रेंड्स। स्वर्णिम भारत के इतिहास में ये पार्ट नंबर सेकंड है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य काल हमने देख लिया था। इसके बाद में हम देखेंगे मौर्य प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था वो किस प्रकार से थी। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीय शासन व्यवस्था है उसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था होने के बाद में भी यहाँ पर कैसा शासन नहीं था, निरंकुश शासन है वो व्यवस्था नहीं थी। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग है वो निर्दिष्ट किए हैं। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती थी? मुख्यमंत्री और पुरोहित है उनकी नियुक्ति की जाती थी, लेकिन नियुक्ति से पहले उनके चरित्र है उसकी जांच की जाती थी। इस प्रोसेस को कहा जाता था उपता परीक्षण। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपता परीक्षण है वो किसे कहा जाता था। ये लोग हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। जो मुख्यमंत्री और पुरोहित है वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त एक परीक्षा मंत्री भी होती थी, जिसे वर्तमान समय में देखें तो जो अपनी मंत्री परिषद होती है ठीक उसी प्रकार परीक्षा मंत्री ने वो होती थी। केंद्रीय प्रशासन देखा जाए तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, उसमें 18 विभाग है उनका उल्लेख किया गया। उन 18 विभाग है उनको उस टाइम पे तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट आता है समाहर्ता। समाहर्ता का कार्य वर्तमान में जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री का कार्य है उसी प्रकार समाहर्ता का कार्य होता था। राजस्व कलेक्ट करना, रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना, आय व्यय है का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। इसी प्रकार समाहर्ता का कार्य क्या होता था कि राजस्व को कलेक्ट करना है, आय व्यय का ब्यौरा रखना है और वार्षिक बजट तैयार करना। नेक्स्ट आता है सन्निधाता। सन्निधाता जिसे क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष। नाम से स्पष्ट है, कोष से रिलेटेड अन्न से होगा तो ये इसका काम ही होगा कोषाग्रह या फिर अन्नाग्रह का निर्माण करवाना। साम्राज्य के विभिन्न भाग हैं वहाँ पर कोषाग्रह या फिर अन्नाग्रह है उनका निर्माण करवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभाग का अध्यक्ष है उनका उल्लेख किया गया है। कौन कौन से विभागाध्यक्ष प्रमुख है? कोषाध्यक्ष जिसको हमने देख लिया, सन्निधाता भी बोलते थे। सीताध्यक्ष होता था कृषि से रिलेटेड। पण्याध्यक्ष होता था व्यापार से रिलेटेड। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई। लूनाध्यक्ष बुचड़ खाना। विविधताध्यक्ष चारागाह से रिलेटेड। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष का संबंध किससे था? मुद्रा जारी करने वाले से संबंध था लक्षणाध्यक्ष। वहीं एक मुद्रा अध्यक्ष भी होता था और एक पोतवाध्यक्ष, एक वंदनागारा अध्यक्ष, एक होता था आंतरिक अध्यक्ष। आंतरिक का संबंध वन विभाग से, लेकिन इंपॉर्टेंस क्योंकि मुद्रा अध्यक्ष है, लेकिन मुद्रा अध्यक्ष का कार्य मुद्रा जारी करना नहीं है। मुद्रा जारी करने का कार्य किसका है? लक्षणाध्यक्ष का होता था। इसके अलावा वो वहाँ पर युक्त और उपयुक्त भी होते थे। ये जो महामात्य और अध्यक्ष होते थे उसके अंडर में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। नेक्स्ट आता है प्रांतीय प्रशासन। वो किस प्रकार से था? अशोक के टाइम पे देखें तो मगध है साम्राज्य है, विशाल मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में उल्लेख मिलता है। उत्तर पथ तक्षशिला जो गांधार की कैपिटल है इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। उत्तरापद है वो है तक्षशिला। दक्षिणापद में आ जाता है आपका स्वर्णगिरी। वहीं अवंती उज्जैनी वाला आ जाता है अवंती राष्ट्र, कलिंग, तोसली और आ जाता है एक और पाटलिपुत्र। मध्य देश पाटलिपुत्र। प्रांतों द्वारा शासन किसके द्वारा किया जाता है? या तो कुमार राजवंशी जो भी कुमार होता है या फिर आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी उनके द्वारा होता था। प्रांत है वो किस में विभक्त होते थे? प्रांत को विषयों में बांट दिया था। जैसे वर्तमान में राज्य है, राज्यों को जिलों में बांट दिया जाता है, उसी प्रकार प्रांत है प्रांत को विषयों में बांट दिया जाता और उस विषय का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं विषयपति। जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था स्थानिक, जो भी किसके अंडर में आता था? इस समाहर्ता के अंडर में आता था। कौन? स्थानिक है वो भी समाहर्ता के अंडर में आता है। इसके एक साथ समाहर्ता के अंडर में एक और आता है वो है था प्रदेष्टि नामक अधिकारी। प्रदेष्टि नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? स्थानिक गोप ग्राम अधिकारी हैं उनके कार्यों की जांच करना। और गोप क्या होती थी? गोप उस टाइम की सबसे छोटी इकाई है प्रशासन की, उसे गोप कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? गोप होती थी। इसके बाद देखते हैं नगर प्रशासन। नगर प्रशासन मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसके अकॉर्डिंग नगर का प्रशासन है वो प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। और वो 30 सदस्यों का मंडल है 6 समितियों में विभक्त होता और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति थी उद्योग शिल्प से रिलेटेड। सेकंड थी विदेशियों की जो भी है उनकी देखरेख से रिलेटेड। तीसरी थी जन्म मरण। चतुर्थी व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड।
चतुर्थ किससे रिलेटेड थी? व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड है। पांचवी थी निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय से रिलेटेड, विक्रय का जो भी निरीक्षण करना है। और छठी समिति थी जो भी विक्रय मूल्य है उसका 10वां भाग सेल्स टैक्स बिक्री कर के रूप में वसूलना। तो सेल्स टैक्स से रिलेटेड वहाँ पर छठवीं समिति थी। इन सभी समितियों में कितने सदस्य होते थे? 5 होते थे। नेक्स्ट आती सैन्य व्यवस्था, वो किस प्रकार से थी? सेना के संगठन के लिए भी एक अलग से सैन्य डिपार्टमेंट होता था, और वो सैन्य डिपार्टमेंट है वो भी 6 समितियों में विभक्त होता था, और उन 6 समितियों में भी प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। सेना है के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये समितियां क्या करती थी? 6 समितियां, सेना के 5 विभाग होते थे, उन 5 विभागों की देखरेख करती थी। 5 विभाग कौन कौन से थे? पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला जो भी अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? अंतपाल कहा जाता। तो अंतपाल का रिलेशन किससे है? सेना की प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी है वो अंतपाल कहलाता था। मेगस्थनीज के इंडिका के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य काल है का जिसे संस्थापक माना जाता है, उसके पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ से सुसज्जित विराट सेना थी। यानी कि जो मेगस्थनीज की इंडिका के अकॉर्डिंग देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना यानी एक विशाल सेना थी। 50,000 उसके पास घोड़े थे, 9,000 हाथी थे और 800 रथ, इस प्रकार उसकी सेना थी। न्याय व्यवस्था यहाँ पर किस प्रकार से थी? न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपरी ऊपर कौन होता था? सम्राट होता था। सम्राट है, सबसे ऊपरी ऊपर हो गया सम्राट, और सबसे नीचे नीचे कौन सा आ जाता? सबसे नीचे नीचे ग्राम से रिलेटेड आ जाता, ग्रामीणी या ग्रामीण है वो अपनी। अब इन ग्रामीणी से ऊपर है वो अलग अलग होते थे। इनसे ऊपर होते थे संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। जो संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद स्तर के न्यायालय वो उनको प्रत्येक को 2 भागों में विभक्त होते थे। एक तो होता था धर्म स्थनीय, दूसरा होता था कंटक शोधन। धर्म स्थनीय है उसमें तो किस प्रकार के होते थे? धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ और 3 व्यवहारिक है, या तो 3 धर्मस्थ या फिर 3 अमात्य वो निर्णय करते थे धर्म स्थनीय। वहीं कंटक शोधक में निर्णय कौन करेंगे? 3 अमात्य और 3 प्रदेष्टि वो निर्णय करेंगे कंटक शोधक में। तो धर्म स्थनीय हम देखते हैं। फर्स्ट है धर्म स्थनीय क्या है? ये यहाँ पर दीवानी अदालत होती थी, एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य हैं वो मिलकर यहाँ पर कार्य देखते थे। लूट के मामले हैं उनको साहस कहा जाता था। लूट, चोरी, डाकिया, डकैती से रिलेटेड जो भी मामले होते थे उन मामलों को ही साहस कहा जाता था, और जो भी मारपीट से रिलेटेड होते थे उनको वाक पौरुषय है वो कहा जाता था। और इनके न्यायिक कार्य किसमें होता था? धर्म स्थनीय है अदालत है उसमें होता था साहस और वाक पौरुषय, या फिर उसको दंड पौरुषय भी कहते थे। सेकंड आता है कंटक शोधक। कंटक शोधक एक प्रकार की फौजदारी अदालत होती थी। किस प्रकार की होती थी? फौजदारी अदालत होती थी। न्याय का कार्य कौन करते थे? 3 प्रदेष्टि और 3 अमात्य हैं वो मिलकर न्यायिक कार्य है वो करते थे। नगर न्यायाधीश है उसको तो क्या कहते थे? व्यवहारिक महामात्र। और जो जनपद न्यायाधीश होता था उसको राजू कहा जाता था। नगर में जो भी न्यायाधीश होगा उसको व्यवहारिक महामात्र, जनपद का जो भी न्यायाधीश होगा उसको राजू कहते थे। चाणक्य के अकॉर्डिंग कानून के 4 अंग थे, कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र, शासन, ये किसके अनुसार? कौटिल्य की चाणक्य है या फिर कौटिल्य जिसे, उसके अनुसार कानून के 4 अंग थे। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है मौर्यकालीन समाज है वो किस प्रकार से था? मौर्यकालीन समाज की हमें जानकारी मिलती है अलग अलग से मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें मिलती है, मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है, और अशोक के अभिलेख हैं उनसे हमें मौर्यकालीन समाज है उसकी जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था है उसको सामाजिक संगठन का आधार माना था। कौटिल्य ने किसको माना था? वर्ण आश्रम व्यवस्था को। वहीं हम देखेंगे मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज में 7 जातियां हैं उनका उल्लेख किया गया है, लेकिन कौटिल्य ने वर्णाश्रम और 4 जातियों का 4 वर्ण हैं उनका उल्लेख किया था। उन 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियां भी बताई थी जैसे निषाद, वार्षव, व्रतकार, श्वेता, विदहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख किया था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज है उसको 7 जातियों में डिवाइड किया था। साथ ही उसने बताया था
उनमें दार्शनिक, किसान है, पशुपालक है, शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग। इस प्रकार 7 जातियां थी। और मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में कहीं भी जाति, वर्ण और व्यवसाय में अंतर है उनको बुला दिया था कि कहीं वर्ण व्यवस्था भी है क्या, जाति व्यवस्था, इस प्रकार की जो भी अंतर है उनको बुला दिया था। मौर्य काल में हम देखते हैं स्त्रियों की कंडीशन कैसी थी। स्त्रियां हैं, उनकी स्थिति अधिक उन्नत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो स्मृति काल है उसकी अपेक्षा है वो अच्छी थी। वहीं महिलाओं को कुछ अधिकार भी थे, जैसे पुनर्विवाह और नियोग प्रथा है, इनकी अनुमति है वो मौर्य काल में मिल गई थी, या फिर इनकी अनुमति इनको थी, महिलाओं को इनको परमिशन थी। इसके बाद जो हम गुप्त काल देखते हैं तो उसमें तो महिलाओं की कंडीशन है वो भी अधिक खराब स्थिति में हो गई थी। यहाँ पे 16 महाजनपद है और उनकी राजधानियों को उल्लेख किया गया है, जो हमने कल नेक्स्ट पहले वाले पार्ट में देखी थी। कंबोज जिसकी राजधानी द्वारका, हाटक या फिर राजौरी, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अवंती की है उज्जैन, जो प्रतिष्ठान अस्मक की है। इसी प्रकार है मगध की राजगृह, अंक की चंपा, पांचाल, अहिर, छत्रपुर। इस प्रकार सारी राजधानी है वो इसमें डायग्राम के थ्रू बताई गई है। नेक्स्ट आता है मौर्य साम्राज्य है, उसके प्रमुख राजनीति के अंदर हमने देखे थे अशोक के टाइम पर 5 प्रांत है, उनमें डिवाइड था। उत्तरापद तक्षशिला, दक्षिणापद स्वर्णगिरी, इधर था उज्जैनी और तौशली कलिंग वाला पार्ट, और पाटलिपुत्र वाला है मध्य देश। इस प्रकार विभक्त था। नेक्स्ट हमें बताया गया सांची के स्तूप है, अशोक का स्तंभ और अशोक के टाइम पीरियड की जो अभिलेख लिपि है वो किस प्रकार से थी। अशोक का साम्राज्य बताया गया है कि अशोक का साम्राज्य वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, लेकिन तमिलनाडु वाला एरिया है उसको उसमें इसका जो साम्राज्य है वो विद्यमान नहीं था। साथ ही साथ अशोक ने अपने अभिलेखों में बताया था कि केरल पुत्र भी हैं, पांडे हैं, चोल, सातवाहन है, इन सब का उल्लेख भी हमें अशोक के अभिलेखों से मिलता है मौर्य के साथ साथ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है वो सुंग वंश से रिलेटेड है। सुंग वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। और सबसे जो लास्ट शासक आया था वृहदत्त, मौर्य का सबसे लास्ट शासक था वृहदत्त, उसका ये सेनापति था। और वृहदत्त की हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र सुंग है उसने इसकी स्थापना की थी सुंग वंश की। इसके टाइम पर राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ हैं उनका आयोजन किया गया था। उन अश्वमेध यज्ञ में इसका जो पुरोहित था वो कौन था? पतंजलि था। पतंजलि वही है जिसने व्याकरण की रचना की थी। पुष्यमित्र सुंग है, उसके बाद में भी अनेक राजा हुए जैसे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति। देवभूति है उसको अमात्य वासुदेव है उसने सिंहासन से उतार दिया था। इसके बाद में शासन हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश है, इनका किस प्रकार से था? ये आंध्र के सीमुख नामक है। आंध्र में एक व्यक्ति था सीमुख, उसने इन सातवाहन है वंश है उसकी नींव रखी थी। तो आंध्र में सीमुख नाम की सीमुख इनको संस्थापक माना जाता है। राजवान इस जो सातवाहन वंश है इनको आंध्र या सातवाहन दोनों नाम से ये विख्यात हुए हैं। इतिहास में आंध्र भी इन्हीं को कहा जाता है और सातवाहन भी इन्हीं को कहा जाता है। सीमुख का राज्यकाल है वो 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सीमुख के बाद में आता है सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट है वो भी एक महान योद्धा था। उसने सातकर्णी फर्स्ट ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और संपूर्ण जो दक्षिण भारत है वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसकी राजधानी थी वो गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान या फिर जिसे पैठण कहा जाता था वो इसकी राजधानी थी। सातकर्णी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसकी मृत्यु के बाद जो शक हैं उनके आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहन है उनकी जो सत्ता है उसमें कमी आई थी, उसकी ह्रास होने लगा था सत्ता का। हम देखते हैं ये सातवाहन पूर्व के साइड थे और शक वंश है, शक है वो इस ईस्टर्न वाले एरिया में थे जिनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी क्षत्रप है वो भी उनको कहा जाता है। सातवाहन में बाद में 23वां एक महान आएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम से एक शासक आएगा। उसने बाद में इनकी सत्ता है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इनको सत्ता है उनको नष्ट किया था और पुनः अपनी समृद्धि सत्ता स्थापित की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद में हम एक शासक पढ़ते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलुमाली।
इसने रुद्रदमन फर्स्ट की जो पुत्री थी उससे विवाह किया था और उसका समस्त भूभाग है वो भी छीन लिया था। नेक्स्ट हमारा जो शासक है महत्वपूर्ण देखते हैं वो है यज्ञश्री सातकर्णी। इसने भी उज्जैनी के क्षेत्र पर उनको कुछ भूभाग है पुनः उस पर अधिकार करके पुनः सत्ता है वंशकृति वो पुनः स्थापित की थी। यज्ञश्री है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई थी और उन मुद्राओं पर हमें जलपोत देखने को मिलता है। इस जलपोत से ये इंगित होता है कि जो सातवाहन थे उनको ने समुद्र पार करके या फिर विस्तृत उनका शासन था, साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। उन्होंने वो व्यापार वाणिज्य का कार्य करते थे। ये जितने भी वंश हुए हैं सभी शासक किस धर्म से रिलेटेड थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म से रिलेटेड थे? हिंदू धर्म है उसके अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञ और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था उसको प्रतिष्ठापित किया था। वैदिक यज्ञ भी किए हैं और समाज की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको भी प्रतिष्ठापित किया। साथ ही साथ बौद्ध और जैन विहार उपासने इनको भी दान दिए थे, बहुत अधिक दान दिए। इनके शासनकाल में व्यापार वाणिज्य कृषि और अन्य उद्योग हैं उनको विशेष प्रोत्साहन मिला। व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। हमें चांदी तांबे शीशे कांसे की मुद्राएं हैं उनका विशेष प्रदर्शन देखने को मिलता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो सातवाहन वंश है ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम ब्राह्मण है उनको भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? सातवाहन ने उन्होंने की थी। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन के अनेक चैत्य विहार बनाए। पश्चिमी दक्कन वाला एरिया है वहाँ पर अनेक चैत्य और विहार बनाए जिनमें काले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। काले का चैत्य है वो सुप्रसिद्ध है। काले के चैत्य की विशेषता है कि ये 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा। वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट पार्ट में हम गुप्त साम्राज्य इसका अध्ययन करेंगे।